नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? एक आई होप सब लोग एकदम बढ़िया से होंगे। तो हम लोग देख रहे थे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम पढ़ चुके हैं पहला गुलाम वंश, उसके बाद में आता है खिलजी वंश, और आज हम पढ़ते हैं तुगलक वंश के बारे में कि तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो कौन था और तुगलक वंश कहाँ से आया, प्रमुख इसके राजा कौन से हुए, उनके निर्माण कार्य क्या क्या थे। तो आज का अपना टॉपिक है तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है, दिल्ली सल्तनत पे जो वंश राज करते जा रहे हैं, ये वंश क्या थे कि पहले एक वंश आता है, फिर दूसरा वंश उसको राजगद्दी से हटाता है, फिर खुद शासन करता है, फिर तीसरा वंश आता है, फिर चौथा वंश, फिर पांचवा वंश, और फिर उसके बाद में मुगल पहुंचते हैं। तो सबसे पहले कौन आया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, और फिर आता है तुगलक। तो दोस्तों जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है खुसरो खां। खुसरो खां के दरबार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गाजी मलिक। गाजी मलिक जैसे ही देखता है कि खुसरो खां अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पा रहा है दिल्ली सल्तनत पे, तो वो मौके का फायदा उठा के खुसरो खां को अपदस्थ करता है और दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश की स्थापना करता है, और वो वंश कहलाता है तुगलक वंश। तो गाजी मलिक था, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की, और जब वो शासक बनता है तो उसने अपना नाम रखा गियासुद्दीन तुगलक। तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का प्रथम शासक होता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक कब आता है दिल्ली सल्तनत पे? 1320 में तुगलक वंश की स्थापना करता है, और 1320 से 1325 तक शासन करता है। और जो तुगलक वंश है वो दिल्ली सल्तनत पे राज करता है 1320 से लेके 1414 तक। और गियासुद्दीन तुगलक आता है, तुगलक वंश का संस्थापक होता है। संस्थापक होने के साथ ही इसका वास्तविक जो नाम होता है, वास्तविक नाम क्या होता है? गाजी मलिक। गाजी मलिक। अब जो ये अपने नाम के सामने लगाता है तुगलक, तुगलक इसकी उपाधि जो ये स्वयं धारण करता है, तुगलक इसकी क्या होती है? उपाधि। कहा ऐसा जाता है कि जो गियासुद्दीन तुगलक है उसका जो काल है वो डाक व्यवस्था का स्वर्ण काल कहलाता है। डाक व्यवस्था का स्वर्ण काल क्यों कहलाता है? क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में देवगिरी और इसकी राजधानी दिल्ली, इन दोनों के मध्य जो समाचार पत्र या जो भी संदेश होते थे उनका आदान प्रदान 4 दिन के अंदर हो जाता था, और इसी कारण इसका काल जो है वो डाक व्यवस्था के लिए स्वर्ण काल कहलाता है। गियासुद्दीन तुगलक का एक ज्येष्ठ पुत्र होता है, और ज्येष्ठ पुत्र का नाम होता है उलुग खां। उलुग खां, और जो जूना खां की उपाधि धारण करता है। और गियासुद्दीन तुगलक के जितने भी अभियान होंगे सब में उसका साथ कौन देता है? उलुग खां। अब देखते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक सबसे पहला आक्रमण कहां करता है। तो गियासुद्दीन तुगलक अपनी राज्य विस्तार नीति के तहत सबसे पहला आक्रमण करता है तेलंगाना पर। जिस समय ये तेलंगाना पे आक्रमण करता है वो घटना होती है सन 1321 ईस्वी की। 1321 में आक्रमण करता है तेलंगाना पर। तेलंगाना पे उस समय यहां की राजधानी होती है वारंगल,
वारंगल होती है यहाँ की राजधानी। और जिस समय गयासुद्दीन तुगलक उलुग खां के नेतृत्व में तेलंगाना पे आक्रमण करता है 1321 ईस्वी में, उस समय तेलंगाना का जो शासक है वो होता है प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव पर उलुग खां दबाव बनाता है कि आप बादशाह की जो गुलामी है उसकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। फिर कुछ समय तक ये दबाव बनाता रहता है। जब प्रताप रुद्रदेव दबाव में नहीं आते तो 1321 में ये वारंगल पे आक्रमण करता है और उलुग खां इसमें विजेता रहता है। उसी समय जाजनगर एक जगह होती है, जाजनगर पड़ता है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा का एक शासक होता है भानुदेव द्वितीय और जो ये राजा प्रताप रुद्रदेव है, इन दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। उसी के कारण 1321 में जब उलुग खां तेलंगाना पे आक्रमण करता है तब भानुदेव सेकेंड प्रताप रुद्रदेव की सहायता करता है। तो जाजनगर का शासक होता है भानुदेव द्वितीय। और भानुदेव द्वितीय 1321 का जो तेलंगाना पे आक्रमण होता है उस समय प्रताप रुद्रदेव की सहायता करता है। जैसे ही उलुग खां तेलंगाना की उस समय राजधानी थी वारंगल को विजित करता है। वारंगल को विजित करते ही इसका नाम चेंज करता है वारंगल का, और नाम चेंज करके रखता है सुल्तानपुर। अब वारंगल को जीत लिया, वारंगल को जीत के उलुग खां उसका नाम परिवर्तन कर देता है। अब इसका अगला टारगेट क्या होगा? भानुदेव क्यों होगा? क्योंकि जब ये 1321 ईस्वी में तेलंगाना पे आक्रमण कर रहा होता है उस समय भानुदेव प्रताप रुद्रदेव का साथ देता है। इसी कारण ये जब तेलंगाना अभियान से लौट रहा होता है तो जाजनगर में आक्रमण करता है 1324 में। उलुग खां सोचता है क्यों ना, यहाँ तो हमने जीत लिया, अब वापस तो जा ही रहे हैं, चलते चलते जाजनगर उड़ीसा को भी जीता जाए। जैसे ये 1324 में भानुदेव सेकंड पे आक्रमण करता है, भानुदेव सेकंड की इसमें पराजय होती है, उलुग खां जीत जाता है। उलुग खां जीतते ही भानुदेव सेकंड अधीनता स्वीकार करता है। उधर प्रताप रुद्रदेव भी बादशाह की गयासुद्दीन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब इस दोनों युद्धों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? किस बेसिस पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि 1321 में वारंगल पे आक्रमण, 1324 में जाजनगर उड़ीसा पे आक्रमण, तो इसकी जानकारी मिलती है राजमुंद्री शिलालेख। एक शिलालेख प्राप्त होता है, राजमुंद्री का शिलालेख कहा जाता है। राजमुंद्री शिलालेख से इन दोनों युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। राजमुंद्री शिलालेख कौन कौन से आक्रमण की? तेलंगाना यानी वारंगल पे आक्रमण उलुग खां करता है, किसके नेतृत्व में? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में 1324 ईस्वी में जाजनगर उड़ीसा पे आक्रमण करता है, किसके विरुद्ध? भानुदेव द्वितीय के विरुद्ध। दोनों में विजित रहता है उलुग खां, और इसका विवरण हमें मिलता है राजमुंद्री से प्राप्त जो शिलालेख है उससे। राजमुंद्री शिलालेख में ही उलुग खां को विश्व का खान कहा जाता है। उलुग खां को उपाधि दी जाती है या कहा जाता है विश्व का खान। विश्व का खान इसे कहा जाता है राजमुंद्री शिलालेख में। किसको? उलुग खां को। अब गयासुद्दीन तुगलक अपने शासनकाल में नहरों का और एक अकाल संहिता का निर्माण करवाता है। कुछ तो नहरों का निर्माण करवाता है कृषि कार्य के लिए,
तथा एक अकाल संहिता का निर्माण करवाता है। अकाल संहिता का क्या मतलब है? अकाल संहिता गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में अकाल संहिता का निर्माण होता है। अकाल संहिता का निर्माण इसलिए किया जाता है कि जिस दौरान अकाल नहीं हो उस समय धान इकट्ठा किया जाए, जो खाद्यान्न है वो इकट्ठा किया जाए, ताकि जब भी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो तो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था ना चरमराए। इसी के लिए अकाल संहिता का गठन किया जाता है। उसके बाद में नहरों का निर्माण होता है गयासुद्दीन तुगलक के समय में, और इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही एक सूफी संत होते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर निवास कर रहे होते हैं। तो घटना उस समय की है जब बंगाल अभियान पे गयासुद्दीन तुगलक भेजता है उलुग खां को। उलुग खां जब पश्चिम बंगाल अभियान पे जाता है, उस समय क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक उसका नेतृत्व कर रहा होता है, और उसी समय दिल्ली के अंदर सूफी संत होते हैं। सूफी संत किसके काल में? गयासुद्दीन तुगलक के काल में। कौन होते हैं? निजामुद्दीन औलिया। और घटना ऐसे होती है कि जब उलुग खां पश्चिम बंगाल अभियान पे जा रहा होता है, उस समय उलुग खां सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से, जो इन लोगों ने किसके काल में? खुसरो खां, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, खुसरो खां के जब उसका शासन चल रहा था खुसरो खां का, उस समय अनुदान दिया जाता है। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। कौन देता है? खुसरो खां। तो जब बंगाल अभियान पे उलुग खां जा रहा होता है, तो उस समय वो निजामुद्दीन औलिया के साथ उलुग खां के मतभेद होते हैं, और उलुग खां से वो 5 लाख टका वापस मांग करता है। इन्होंने जो अनुदान दिया होता है किसके शासनकाल में? खुसरो खां के शासनकाल में। उस अनुदान की वापस मांग करता है। वापस मांग करते ही अनुदान को वापस करने से निजामुद्दीन औलिया मना कर देते हैं। जैसे ही निजामुद्दीन औलिया मना करते हैं, उलुग खां भागा पहुंचता है गयासुद्दीन तुगलक के पास। गयासुद्दीन तुगलक भी इसी के साथ पश्चिम बंगाल अभियान पे जा रहे होते हैं। तो उसी समय गयासुद्दीन तुगलक ब्यौरा पहुंचाता है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल अभियान से वापस लौटूं, उससे पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिए। उसी समय निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को एक चीज कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के पास ब्यौरा पहुंचाता है कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, उसी समय निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक, उसे कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। और जब पश्चिम बंगाल विजित करके गयासुद्दीन तुगलक वापस लौट रहा होता है 1323 के अंदर, 1323 में जब गयासुद्दीन तुगलक पश्चिम बंगाल विजिट करके वापस दिल्ली लौट रहा होता है, उसी समय ही दिल्ली के समीप रास्ते में ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो वास्तव में ही गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली बहुत ज्यादा दूर हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका पुत्र उलुग खां दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पे बैठता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से अगला शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक।
और उसका वास्तविक नाम होता है ओलुंग खां, जो उपाधि धारण करता है जूना खां की। तो अपना अगला शासक आता है दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड शासक मोहम्मद बिन तुगलक, और ये शासन करता है 1325 ईस्वी से 1351 तक। 1325 ईस्वी से 1351 तक। इसकी उपाधि होती है जूना खां की, जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जैसे ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, हर बार इसके साथ उल्टा होता है। ये जैसे ही कोई नया कर लागू करता है तो अकाल आ जाता है, कोई सिक्के जारी करता है तो उसमें भी इसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, कोई अगर सैनिक अभियान करता है तो इसे जन धन की बहुत अधिक मात्रा में हानि होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके शासन काल में इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री होता है, जो इसके शासन काल में दिल्ली सल्तनत में आता है 1344 ईस्वी के अंदर। और इब्न बतूता कहता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसने एक सोने की ईंटों का महल के अंदर सोने की ईंटों का एक कुंड बनवाया और उसके अंदर सोने चांदी के जेवरात इकट्ठे करवाए, और जो मोहम्मद बिन तुगलक आता है उसने वो सारा का सारा खजाना खाली कर दिया। तो एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से भी मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा क्यों जाता है। कहने का एक पहला रीजन तो ये कि ये एक कर वृद्धि करता है, कर वृद्धि। ये प्लानिंग बनाता है कि भविष्य में जब भी अकाल होगा तो उसके लिए क्यों ना अभी से धन का अर्जन किया जाए, ताकि अकाल के समय जो इसका साम्राज्य है उसकी अर्थव्यवस्था खराब ना हो। बट जैसे ही ये कर की वृद्धि करता है वैसे ही अकाल पड़ता है। अकाल के साथ साथ में ही इसकी किस्मत खराब थी कि प्लेग महामारी का प्रकोप इतना ज्यादा हो जाता है कि ये खुद दिल्ली को छोड़कर दक्षिण भारत में जाने को विवश हो जाता है। जैसे ही कर वृद्धि करता है, पहला तो अकाल पड़ता है, दूसरा प्लेग महामारी होती है, जिस कारण से जनता में इसके प्रति आक्रोश बढ़ जाता है। उस पहली योजना इसकी बिल्कुल विफल रहती है। इसके बाद में ये सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ से दिल्ली से तो दक्षिण भारत पे पूर्णतः नियंत्रण हो नहीं सकेगा, उसके लिए क्यों ना दिल्ली से राजधानी दक्षिण भारत में ट्रांसफर की जाए। तो ये अपना दूसरी योजना बनाता है राजधानी परिवर्तन की। ये अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके देवगिरी को बनाता है, देवगिरी या दौलताबाद। पर ये अपने लिए योजना तो बहुत अच्छी बनाता है, पर इसकी योजना ना तो जनता को समझ में आती है, ना इसके साम्राज्य में जितने भी सैनिक थे उनको समझ में आती है। और जैसे ही इसकी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर होती है, वैसे ही ना तो इसका पूर्णतः नियंत्रण दिल्ली पे रह पाता है और ना पूरा नियंत्रण देवगिरी पे रह पाता है। तो इसकी जो राजधानी परिवर्तन करने की योजना थी वो भी पूर्णतः विफल रहती है। अब पहला इसने अकाल के समय कर लगा दिया, जनता में आक्रोश हो गया। दूसरा, राजधानी जैसे ही परिवर्तित करता है तो बहुत मात्रा में यहाँ पे विद्रोह होने चालू हो जाते हैं, नियंत्रण कौन सी भी जगह नहीं रहता है। उसके बाद में ये अगला कार्य करता है कि क्यों ना जो चांदी के सिक्के चलाए जा रहे हैं, जो सांकेतिक मुद्राएं चलाई जा रही हैं, तो चांदी बहुमूल्य चीज है, क्यों ना इसकी जगह पे
तांबे के सिक्के चलाए जाएं, पर ये योजना भी इसकी विफल रहती है। क्यों रहती है, आइए देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा, उस समय इसके शासनकाल में चांदी के सिक्कों का प्रचलन होता है, पर यह क्या करता है, योजना के तहत चांदी एक बहुमूल्य चीज है, चांदी बहुमूल्य चीज को बचाने के लिए चांदी की जगह तांबे के सिक्के जारी करता है। पर इसे नहीं पता होता कि जनता इससे भी ज्यादा चालाक है। जनता चांदी की जगह जैसे ही तांबे के सिक्के जारी होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में तांबे के सिक्के, नकली सिक्के जो होते हैं, वो इसके साम्राज्य में फैल जाते हैं। इसकी ये योजना भी विफल रहती है। नकली सिक्कों के कारण साम्राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराने लग जाती है, क्योंकि जो तांबे के सिक्के थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में नकली इसके शासनकाल में बनने लगे। तब ये काम करता है कि जितने भी इसके साम्राज्य में तांबे के सिक्के थे सभी को वापस लेता है, और जितने भी लोगों से वापस लिए सभी को उतनी ही मात्रा में चांदी के सिक्के देता है। तो तांबे के बदले चांदी दे रहा है। चांदी देने के कारण इसका जो पूरा खजाना था, जो इब्न तुता ने बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक इसके लिए इकट्ठा करके गया था, उसे यह पूरा खाली कर देता है। इसके बाद में ये अपना अगला एक अभियान योजना बनाता है। वो योजना क्या होती है, इसका खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, और खुरासान पड़ता है मध्य एशिया में, मध्य एशिया में। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा होता है, मध्य एशिया में एक खुरासान जगह होती है। वहां पे क्या होता है कि उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है। उत्तराधिकार का युद्ध चलने के कारण वहां पे साम्राज्य का जो शासक कौन है, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। स्पष्ट ना होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक प्लान बनाता है कि क्यों ना इस जो यहाँ पे अव्यवस्था फैली हुई है खुरासान में, उसका फायदा उठाया जाए और खुरासान पे आक्रमण किया जाए। आक्रमण करके यहाँ से बहुत मात्रा में धन की लूट की जाएगी, और जो हमने जो खजाना खाली किया है उसे वापस भर लिया जाएगा। बट इसके लिए ये क्या करता है कि एक नई सेना का गठन करता है, और सेना को 1 वर्ष तक गठित रखता है, और उनको पेशगी दी जाती है, यानी सैनिकों को वेतन भी देता है 1 साल तक। पर जैसे ही यह आक्रमण की सोचता है, खुरासान में अव्यवस्था जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और वहां पर एक मुख्य शासक होता है, उसका पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। तो ना तो ये आक्रमण कर पाता है, और आक्रमण तो कर ही नहीं पाता, और सैनिकों को भी इसे अपने खजाने में से वेतन देना पड़ता है। तो इसका खुरासान अभियान भी इसका फेल हो जाता है। उसके बाद में ये एक और योजना बनाता है। हार नहीं रहा है, थकान नहीं मान रहा, अगला अभियान बनाता है ये कराचिल अभियान। कराचिल अभियान कहां पे, कुमाऊं की पहाड़ियां, कुमाऊं की पहाड़ियां। 4 बार इसकी सारी चारों योजनाएं थी वो सारी की सारी विफल होती हैं, फिर भी इसने क्विट नहीं किया। ये अपनी एक और योजना लेके आता है, वो होती है कराचिल अभियान। कराचिल अभियान, कुमाऊं की पहाड़ियां, वहां पे भी ये अव्यवस्था का लाभ उठाने के चक्कर में आक्रमण करता है, बट ना तो उस आक्रमण में ये सफल हो पाता, बट उसको जन धन की बहुत ज्यादा मात्रा में हानि उठानी पड़ती है। इवन इसे अपने खजाने से, जब कराचिल पे आक्रमण करता है तो कराचिल को जो युद्ध के कारण क्षति पहुंचती है उसका हर्जाना भी इसे भरना पड़ता है। ये थे इसके 5 मुख्य अभियान, जो इसकी मुख्य योजनाएं थी, जो 5 विफल रहती हैं, और इन्हीं विफलताओं के कारण ही इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न तुता
भारत लौट आता है। जैसे ही वो भारत आता है, वो यहाँ की स्थिति देख के इसे मूर्ख शासक तो कहता ही कहता है, इसके साथ में ही कुछ योजनाएं बनाता है। उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है। पहला कि वो 1344 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आता है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी होता है? मोरक्को का यात्री। मोरक्को पहुंच गए जी 1344 में इब्न बतूता। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत भारत में। यहाँ पे आते ही इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। दिल्ली का काजी आते ही दिल्ली का काजी, और दिल्ली के काजी के पद पे ये रहता है 8 वर्ष तक। उसके बाद में इब्न बतूता मध्यकालीन भारत के इतिहास पे एक पुस्तक का लेखन करता है, और उस पुस्तक का नाम है सफरनामा। सफरनामा, और इसका उपनाम या अन्य नाम इसे रहला भी कहा जाता है। रहला एक पुस्तक जिसकी रचना कौन करता है? इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। और जो सफरनामा है, इसके अंदर मध्यकालीन भारत के इतिहास का विवरण दिया जाता है। फिर 1351 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है।